बच्चों हम अक्टूबर माह का असाइनमेंट देख रहे हैं। इससे पहले सितंबर माह का देखा था, उसके पूरे उत्तर। इसमें हम हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सबका उत्तर एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आराम से पूरा वीडियो देखना है, इसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। बाद में आप कमेंट करते हो कि सर उत्तर नहीं देखा, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो। उत्तर पूरा देखो, तब पूरा वीडियो देखोगे तो सारा उत्तर मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी का है। हिंदी से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक गद्यांश आया है, यानी कि एक लेख आया है। इस लेख को पढ़ने के बाद में इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो एक बैल था, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। तो बैल था और बूढ़ा हो गया, उसको मालिक जंगल में छोड़ आया। बूढ़ा हो गया इसलिए छोड़ आया। बैल बूढ़ा जरूर था लेकिन बहुत समझदार था। बूढ़ा था लेकिन समझदार था। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद और नापसंद को अच्छी तरह से जानता था और समझता भी था। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसको जंगल में छोड़ा था, वहाँ बहुत जानवर थे। वह अपने रहने, खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त देखने लगा। जल्द ही उसे एक खाली गुफा मिल गई और गुफा के पास ही एक तालाब था। वहाँ ढेर सारी घास थी, जंगली पौधे भी थे। बैल को वह स्थान अपने लिए सबसे उपयुक्त लगा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए साथ साथ भोजन पानी की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताने का निश्चय किया। अब इससे पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मालिक ने बैल को जंगल में क्यों छोड़ा था। तो बैल बूढ़ा हो गया था, इसलिए मालिक ने जंगल में छोड़ दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, बैल ने अपने लिए गुफा को क्यों चुना। तो गुफा के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसको सारा कुछ मिला था, हमने अभी अभी पढ़ा। तो गुफा सुरक्षित थी और आसपास खाने की व्यवस्था भी थी, इसलिए उसने गुफा को चुना। इसके बाद निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ आपको बताने हैं। तो कुल मतलब होता है वंश। आपका कुल क्या है, तो वंश बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें आम। आम का फल, आम क्या होता है, एक फल होता है। उत्तर मतलब क्या होता है, जवाब होता है। और कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा शब्द क्या हो सकता है, कुल का होता है सब। मतलब कुल, कुल कितने आदमी हैं, तो सब कितने आदमी हैं, ऐसे बोलते हैं ना। आम, आम मतलब आम जनता, मामूली, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर दिशा भी होता है। और कर मतलब क्या होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है। सरकार का कर चुकाना जरूरी है, समझ गया है। तो ये होता है अनेकार्थी शब्द, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम क्या था। तो पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार और समाज कल्याण, उसके अलावा और क्या है, आदि रह गया था। सुबह होते निकल जाती थी, जिसे भी ज़रूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव था, इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुककर देखभाल भी करती थी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, बुआ को खून देने के लिए अस्पताल में मर्द और औरत का जमघट क्यों लग गया। तो बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द और औरत का जमघट इसलिए लग गया था कि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय संवेदनाओं के से ओतप्रोत थी। मतलब उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ थी। मतलब उसको वो समाज में सेवा करती थी, सभी को मानती थी और सभी को उपचार करती थी, दवा देती थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहर्ष सहायता के लिए तत्पर हो गए। अब आते हैं हम इंग्लिश का सॉल्यूशन देखने। हिंदी का कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश के 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो इंग्लिश में आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द गेम ऑफ चेस ओरिजिनली कॉल्ड। चेस के जो गेम है उसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, तो उसको चतुरंगा कहते हैं, ठीक है। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ए लॉन्ग जर्नी बाय शिप इज़ कॉल्ड, तो उसको व्योज कहते हैं। शिप से एक लंबी यात्रा को हम व्योज कहते हैं। उसके बाद में जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नीदर और नॉर, तो नीदर और नॉर लगा करके दोनों वाक्य, जो ये एक वाक्य ये और एक वाक्य ये लिखा है ना, इनको जोड़ना है। तो पहला वाक्य जो हम बात करें तो इसमें लिखा है, आई हैव नोट ए बंगलो, आई डू नॉट हैव ए बिग कार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई हैव नेदर ए बंगलो नोर ए बिग कार, ऐसे लिख देंगे। दूसरा है, सोहा कैन नॉट स्पीक हिंदी, सोहा कैन नॉट राइट हिंदी। तो सोहा कैन नेदर राइट नोर रीड हिंदी, ठीक है। सोहा कैन नेदर राइट नोर रीड हिंदी, ऐसे लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया। तो दोनों आंसर आपने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन
इंडिजिनियस गेम्स, तो इंडिजिनियस गेम क्या होते हैं? तो इंडिजिनियस गेम्स आर recreational activity that originated from a particular cultural group, community or people. Indigenous games are very important part of people's heritage and culture. मतलब ये क्या है, हेरिटेज और कल्चर क्या है? हमारे जो कल्चर है, हमारा जो समाज है, और हेरिटेज मतलब हमारी जो पुरानी परंपरा है, उसका एक ये पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। दे प्रिजर्व एज ओल्ड ट्रांजिशंस एंड स्टोरीज ऑफ द पीपल ग्रुप। ये क्या करते हैं इस गेम में कि इसमें जो है प्रिजर्व करते हैं, मतलब पुरानी ज़माने की कहानियाँ और स्टोरियों का वहाँ पर जो है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन है, रीअरेंज द गिवन सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। छुपा छुपी के गेम में हमको इनको सबको अरेंज करना है। ये 8 गेम दे रखे हैं, आठों को कैसे? सबसे पहले आएगा वन प्लेयर क्लोज हिज आइज फॉर ए लिटिल टाइम। पहला है हम छुपा छुपी खेलते हैं, तो पहला क्या होता है, एक प्लेयर जो है वो अपने आँख को कुछ देर के लिए बंद करता है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा पहला। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, इधर लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा आएगा द अदर प्लेयर हाइड। जब वो आंख बंद करता है तो दूसरे प्लेयर जो है छुपते हैं। उसके बाद पहले के बाद में इस वाले लाइन को लिखने के बाद में उसके बाद में आप ये लाइन लिखोगे। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरा क्या होता है, द अदर प्लेयर हाइड। अब तीसरा क्या होता है, इसके बाद में क्या करते हैं, द सीकर ओपन्स हिज आइज, यानी जिसने आँख बंद किया था वो अपनी आँख खोलता है। उसके बाद चौथा क्या आएगा, तो चौथे में आएगा द सीकर ट्राइज टू फाइंड द हाइडर्स। तो जो जिसने आँख बंद किया था वो जो छुपे हुए आदमी हैं उनको ढूंढता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चौथे के बाद में पाँचवा। पाँचवें में क्या आता है, तो द हाइडर्स ट्राइड नॉट टू बी फाउंड। अब जो छुपे हुए हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको कोई ना ढूंढ पाए। उसके बाद में छठा क्या आएगा, इसके बाद में छठा आएगा वन ऑफ द हाइडर कम्स आउट एंड टचेस द सीकर। कोई भी छुपा हुआ आदमी अगर आकर के ढूंढने वाले को पीछे से छिपा हुए को मतलब वो टच करता है तो वो वापस से गेम खेलेगा ना, तो छठा ये आएगा। सातवां क्या है, फाइनली इफ़ द सीकर फाइंड्स ऑल द हाइडर्स। अगर जिसने आँख बंद की है उसने छुपे हुए सभी आदमी को देख लेता है, द फर्स्ट हाइडर फाउंड, जो पहला छुपा हुआ आदमी को उसने ढूंढा था, टेक्स नेक्स्ट राउंड, तो वो दूसरा जो राउंड में वो अब उन सबको ढूंढेगा। और उसके बाद लास्ट आठवां क्या हो जाएगा, द सीकर टेक्स द नेक्स्ट राउंड। उसके बाद जो दूसरा जो आदमी है वो अब अगले राउंड के लिए तैयार हो जाएगा। जो पकड़ा गया है पहले वो अब सीकर करेगा, यानी कि वो ढूंढेगा दूसरों को। तो इस तरह से ये 8 लाइन है। आठों लाइन को मैंने बताया, 1 नंबर पे कौन कौन सा आएगा, 2 नंबर पे कौन सा आएगा। तो 1 नंबर पे ये वाला लिखना, उसके बाद 2 नंबर उसके नीचे वाली लाइन ये लिखना, उसके नीचे फिर तीसरा लाइन लिखना, उसके बाद में चौथा नंबर पे ये लिखना, उसके बाद 5वें नंबर पे ये लिखना, उसके बाद 6ठे नंबर पे ये लिखना है, उसके बाद 7वें पर ये लिखना और 8वें पर ये लिखना। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं गणित के क्वेश्चन पे। गणित का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 75 किलोमीटर में से 63 सही 5/11 किलोमीटर की दूरी तय की गई, बताइए कितनी दूरी करना शेष है। तो हम क्या करेंगे, 75 में से माइनस कर देंगे 63 अपॉन 63 5/11 को। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेकर के माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11 सही 6/11। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 11 सही 6/11। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कॉपी में करके देखना, इसका डी आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में 21.007 प्लस में 17.3 प्लस में 42.05 का मान क्या होगा, यानी सभी को जोड़ना है और सभी को रफ कॉपी में आप जोड़ना तो इतना आएगा 80.357। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं 420 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसको हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या से लेंगे जिससे जाएगा 2 से गया तो 210 बचा, तो फिर 2 से करेंगे तो 210 को फिर से कितना बचेगा 105, और 105 जो है 2 के टेबल में नहीं आता है 3 के में आता है। तो 3 से करेंगे तो 35 बार में ख़त्म हो जाएगा। 35 3 के टेबल में नहीं आता है, जिस टेबल में आता है उसको देखेंगे तो 5 के टेबल में आता है। 5 को फिर से 5 7 35 7 आ जाता है, और 7 खुद 7 के टेबल में आता है, यहाँ पे आ गया 1। तो इसके अभाज्य गुणन हो गए 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 1। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका
जो है किसका, 420 का। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे। 20 और 24 का लघुत्तम समापत्य निकालना है। तो जैसे अब ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे ही हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। 20 को ले लेंगे अंदर और 24 को ले लेंगे। पहले 2 से 20 को करेंगे तो 10 आ जाएगा, 24 को करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 को करें, 2 से करेंगे, दोनों दोनों 2 में आते हैं, इसलिए दोनों को पहले 2 से करेंगे, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। अब हमारे 5 और 6 अलग अलग है, तो पहले हम 2 से छोटी वाली करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 6 वाला ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, ये 3 है। ठीक है ना, ध्यान रखना 3 है, लिखा हुआ है, ध्यान से देखना 3 लिखा हुआ है, 2 मत समझना इसको, 3 लिखा हुआ है, 3 है वो। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है ना 3 है, कितना है 3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 है। ठीक है, 3 लिखना, 3 ही लिखा हुआ है, बस ये थोड़ा सा कागज़ ऐसा है ना, इस पर दिखाई नहीं दे रहा है, 3 लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है आपको, 3 लिखा हुआ है, ये आपको 3 लिखा हुआ है, भूलना नहीं। और यहाँ पर 5 का 5 रह जाएगा क्योंकि 2 से जाएगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 3 आया हुआ है तो 3 को पहले काट देंगे, 3 का 1 आ गया, फिर 5 का 5 बच गया, फिर 5 से ले लेंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से सारे कटने के बाद जब लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो हम सबको गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। एक और एक को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहो तो आप 1 गुणा 1 लिख भी सकते हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 120 ही आंसर आएगा। तो इसका कितना उत्तर आया, लघुत्तम 120। ठीक है, ये इसका उत्तर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां है, सोनम ने 5 रुपये की टॉफ़ी, मतलब 5 रुपये की टॉफ़ी, 10.50 रुपये की कापी और 9.25 रुपये का एक कलम खरीदा, बताइए उसने कुल कितने खर्च किए। तो तीनों को जोड़ देंगे, 5 रुपये को, 10.50 को और 9.25 को। तो पहले 5 रुपये और उसके बाद में 10 रुपये 50 पैसे और 9 रुपये 25 पैसे। टॉफ़ी है, कलम है, कापी, ये सब इसको जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा 24.75, 24.75 आएगा उत्तर। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं हम विज्ञान की तरफ। विज्ञान में हमारे से पूछा गया है, हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती हैं, जैसे पानी जमकर बर्फ़ में परिवर्तित होती है, तो इनमें कौन सा परिवर्तन होता है। तो इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में नहीं। पानी की अवस्था बदलती है, अवस्था बन के क्या बन जाता है, वो ठोस। और ठोस का मतलब कैसा, ठोस मतलब पत्थर जैसा, और वो ठोस बन जाता है बर्फ़ जैसा, है ना। तो क्या होता है, इसका आकार नहीं चेंज होता है, इसका क्या चेंज होता है, अवस्था। ठीक है, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना, उसकी अवस्था को चेंज करना बोलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, विद्यालय में बच्चों की 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आप बताइए कि यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो दौड़ में हम एक ही लाइन में ऐसे ऐसे भागते रहते हैं किसी भी एक दिशा में, तो ये सरल रेखीय गति है। कौन सी गति है, सरल रेखीय, मतलब एक ही लाइन में भाग रहे हैं, किसी एक लाइन पे या किसी एक सड़क पे हम भाग रहे हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गतियाँ कई प्रकार की होती हैं, पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की गतियों का वर्णन करिए। तो सबसे पहला हम गतियाँ जो हम बात करें तो पृथ्वी के द्वारा पृथ्वी के 2 प्रकार की गति, यहाँ पे इसकी मिट गई है, यहाँ पे ऊपर जो है ना, मैं अभी लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, फिर क्या है आपको कन्फ्यूज़न होता है। पृथ्वी के 2 प्रकार की गति, ठीक है, ऐसे लिखना है। पृथ्वी के 2 प्रकार की गति में सबसे पहले आ गई है घूर्णी गति और दूसरी है आवर्त गति। घूर्णी गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष यानी कि किसी एक जगह पे, जैसे आप पाइप को, खंभे को, पार्क में पाइप को पकड़ के उसके चारों तरफ घूमते रहते हो ना, एक हाथ से पकड़ के लटक के और चारों तरफ घूमते हो पाइप के, तो अक्ष के परितः इस प्रकार की गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर गतिशील रहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप ऐसे घूमते रहोगे, इसको इसके चारों तरफ घूमते रहोगे, तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी अपनी जगह पे ही है, वो घूमती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। अगर आपको पता करना है कि पृथ्वी घूमती है तो आप घूम के देखिए, आपको लगेगा कि पृथ्वी घूम रही है, आप नहीं घूम रहे हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। दूसरा आवर्त गति, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल के पर बार बार दोहराए तो उस गति को आवर्त गति कैसे, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, तो पृथ्वी की गति क्या है, सूर्य की, जैसे कि हम क्या करेंगे, बार बार वो अपने आप को दोहराती है, ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, तो ऐसे ऐसे चलती रहती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, कागज़ का जलना अतिक्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, उदाहरण मतलब है, तो ये कैसे।
तो जब हम कागज़ को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदलता है, जिसको मिलाकर पुनः कागज़ तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए कागज़ का जलना जो है अनुकरणीय प्रवृत्ति का है, क्योंकि जो चीज़ जल गई वो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, इसको अनुकरणीय बोलते हैं। जो चीज़ हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसको अनुकरणीय बोलते हैं। परंतु पानी को गर्म करने पर जल वाष्प बनता है, जो फिर ठंडा होकर के जल में ही बन जाता है, जल में ही बदल जाता है। इसलिए पानी को हम उत्करणीय परिवर्तन कहते हैं। तो जो चीज़ हम वापस प्राप्त कर सकते हैं उसी चीज़ से, तो उसको हम उत्क्रमणीय प्रवृत्ति का कह सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मीटर द्वारा लंबाई नापते समय यथार्थ मापने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि लंबाई सही और सटीक मापन में प्राप्त हो सके। तो पहला, मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय कौन कौन सी सावधानियां। तो पहली हम रखेंगे, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें, यानी कि जैसा वस्तु है उसके हिसाब से ही लंबाई हम नापेंगे। कुछ पैमानों के सिर टूटे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में नाप को शून्यांक से लेना चाहिए। कुछ हो सकता है कि कहीं टूटा हुआ हो, आप जिस मीटर का पैमाना ले रखा है आपने और नापते समय, या फिर वो पुराना है और टूट गया है, तो उसको भी ध्यान रखना है। उसके शून्य से स्टार्ट करने की कोशिश करनी है, और अगर शून्य नहीं है तो किसी भी जगह से स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में से आप कहीं से स्टार्ट करें। और तीसरा है, माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है, यानी कि आपके देखने का नज़रिया भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस बिंदु की माप ली जाती है ठीक उसके सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा दूर हैं और बता दें कि यार ये इतना लंबा है, ऐसे नहीं है। आप उसको जा कर के देखेंगे, पास से पकड़ के चेक करेंगे, तब जाके आप उसको सही उत्तर बता पाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 हम लिख सकते हैं कि कौन कौन सी सावधानियाँ रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सामाजिक विज्ञान पे। सामाजिक विज्ञान में हमारा आया है, महाजनपद के 2 प्रकार होते हैं, गणराज्य और राजतंत्र। गणराज्य में शासक किसके द्वारा होता है। तो गणराज्य में लोगों द्वारा चयनित समूह से शासक होता है, यानी कि हम ही तो बनाते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको हम चूज़ करते हैं, तो हमारे लोगों के द्वारा ही चयनित समूह द्वारा होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति जो होती है उसके कारण होता है, परिक्रमण गति। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आ जाते हैं, आपके गांव में एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, आप उसके उपचार के लिए क्या करेंगे। तो हम सीधा पता है कि जब गिर पड़ा है यानी कि वो बेहोश हो गया है, तो हम उसको सीधे कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर के पास। ठीक है। इसके बाद आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, डायन कुप्रथा को समाप्त करने के संबंध में किन्हीं 2 प्रकार के उपाय को उदाहरण सहित बताना है। तो हम पहला बता सकते हैं, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए ताकि अच्छे बुरे की समझ हो सके। दूसरा, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को इस समस्याओं के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं, चित्र सहित स्पष्ट आपको करना है। तो 4 प्रधान दिग्बिंदु है, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होता है। चित्र बना देंगे, एक लाइन उसमें लिख देंगे। सबसे पहले जो है हम आप इधर लिख देंगे उत्तर, इधर लिख देंगे दक्षिण, इधर लिख देंगे पूर्व, इधर लिख देंगे पश्चिम। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं उत्तर, ऊपर लिखना चाहे उत्तर, यहाँ लिख सकते हैं दक्षिण। ठीक है। और दक्षिण, और इधर लिख सकते हैं पूर्व। ठीक है। और इधर लिख सकते हैं पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। तो आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने जो लाल कलर से लिखा है ये लिख सकते हैं, काले कलर से लिखा है वो लिख सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आमने सामने लिखना है। अगर उत्तर इधर लिखेंगे तो दक्षिण इधर आएगा, पूरब इधर लिखेंगे तो पश्चिम इधर आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका है, बताइए कि मगध की किन कारणों के से एक शक्तिशाली जनपद बन गया। मगध जनपद क्यों बना इतना शक्तिशाली। तो मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, ये गंगा बेसिन यानी गंगा किनारे स्थित था, जहाँ गंगा और सोन जैसी नदियाँ बहती थी। ये नदियाँ यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थीं। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिससे राजा को अधिक आय होती थी। अधिक क्यों होती थी, क्योंकि सिंचाई के लिए यहाँ पर पानी अवेलेबल था। अब पानी देंगे, राजा लोग पानी देंगे किसानों को, तो उनसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे, कर लेंगे, तो उनकी आय ज़्यादा हो जाती थी। ठीक है। अब आते हैं हम संस्कृत पे। संस्कृत में यहाँ पर जो है अधोलिखित संवाद जो है इसको पढ़ना है। आरोह विहान और आरोह विहान ने आपस में ये थोड़ी सी बातें की हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, कह बालकः प्रश्न
पृच्छति यानी किसने पूछा है प्रश्न, तो प्रश्न पूछा है आरव ने। पहले ही देखिए, तो नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये आरव ने पूछा है। ठीक है, प्रश्न किसने पूछा है, आरव ने। और फिर उसके बाद विहान ने नाम दिया है कि मेरा नाम विहान है, उसने उत्तर दिया है। फिर उसके बाद आरव ने फिर से प्रश्न पूछा है, त्वम कुत्र वसति, तुम कहाँ रहते हो, तो विहान अहम रांची नगरे वसामी, तो मैं रांची नगर में रहता हूँ। आरव अहमपि, तो मैं भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद में अस्ति कुत्र क धातु, तो यहाँ पर अस्ति जो है ये इसमें अस धातु है, अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आरव कुत्र वस्ती, तो अभी हमने पढ़ा आरव रांची नगरे वस्ती। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरे का आंसर यहाँ पे। और चौथा जो है वास्मी पदस्य कर्ता का, कर्ता बताना है, तो वास्मी पदस्य कर्ता विहान अस्ति, तो यहाँ पर कौन है कर्ता, विहान। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो छठी क्लास का ये पूरा सोल्यूशन आपने देखा। कौन सा, अगस्त और अक्टूबर का। अगस्त का मैंने पहले बना दिया, अक्टूबर का ये आपने देखा है। इसी तरह आपका अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बनाते जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन पेपर रह गया है जो आपके पास आया है स्कूल से और आपने उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप फंस गए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं। याद रखना है कि वो क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड होना चाहिए, किताब का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए उसमें। आप किताब की फ़ोटो नहीं भेजेंगे, आपको केवल प्रश्न पत्र भेजना है। प्रश्न पत्र के उत्तर आपको बना दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी मदद मिली होगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर ले, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये वीडियो डाली है। अगर वो आपके क्लास की है तो आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।